दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग पता चलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द विलेज चीफ। क्या मतलब हुआ? विलेज चीफ मतलब कि गांव का मुखिया। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस अपॉन आ टाइम देयर रूल्ड आ किंग whom all his subjects loved and respected। क्या मतलब वो? दोस्तों, आज की जो हमारी स्टोरी है ये पास्ट इंडेफिनिट में है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आपको आज की इस स्टोरी में कई सारी सेकंड फॉर्म देखने को मिलेंगी, और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का वाक्य है। तो क्या मतलब हुआ? वंस अपॉन आ टाइम। वंस अपॉन ए टाइम मतलब एक समय की बात है। देयर रूल्ड अ किंग। रूल का मतलब शासन करना। देयर रूल्ड अ किंग, एक राजा शासन किया करता था। whom जिसकी, ऑल हिज सब्जेक्ट्स मतलब जिसकी सारी प्रजा, लव्ड एंड रिस्पेक्टेड मतलब जिसे सारी प्रजा प्यार करती थी और उसका सम्मान करती थी। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक समय की बात है, एक राजा राज किया करता है, कह सकते हैं एक राजा शासन किया करता था जिसे उसकी सारी प्रजा प्यार करती थी और उसका सम्मान करती थी। द किंग हैड अ क्लेवर मिनिस्टर हु प्लीज्ड हिम वेरी मच। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट का पॉजिटिव सेंटेंस है। जब आप पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पर आप ये शो करना चाहते हैं कि पास्ट में किसी के पास कुछ था, तो वहाँ पर हैड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? द किंग हैड ए क्लेवर मिनिस्टर। और क्लेवर का मतलब होता है चालाक। राजा का या कैसे राजा के पास एक चालाक मंत्री था। राजा का एक चालाक मंत्री था। हु प्लीज्ड हिम वेरी मच। और हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका मतलब है जो। हु प्लीज्ड हिम वेरी मच, जो उसे बहुत खुश किया करता था, प्रसन्न किया करता था। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि द किंग हैड ए क्लेवर मिनिस्टर हु प्लीज्ड हिम वेरी मच मतलब राजा के पास एक, या कह सकते हैं राजा का एक चालाक मंत्री था। हु प्लीज्ड हिम वेरी मच, जो उन्हें बहुत ही ज़्यादा मतलब कि पसंद था, कह सकते हैं जो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रसन्न किया करता था। टू शो हिज अप्रिशिएशन द किंग अपॉइंटेड हिम चीफ ऑफ आ रिमोट विलेज। और दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। टू शो हिज अप्रिशिएशन। अप्रिशिएशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है प्रशंसा। टू शो मतलब दिखाने के लिए, हिज अप्रिशिएशन अपनी प्रशंसा को। द किंग अपॉइंटेड हिम, और अपॉइंट का मतलब होता है किसी को कोई काम पर नियुक्त करना। द किंग अपॉइंटेड हिम मतलब राजा ने उसे नियुक्त किया। चीफ ऑफ अ रिमोट विलेज। चीफ मतलब मुखिया ने नियुक्त किया, और किसका? ऑफ ए रिमोट विलेज। रिमोट विलेज का मतलब होता है दूरवर्ती गांव, कोई दूरस्थ गांव। रिमोट विलेज का मतलब हुआ ऐसा कोई भी गांव जो शहर या मुख्य सड़कों से काफ़ी दूर हो। इस तरह के गांवों को दूरवर्ती या फिर दूरस्थ गांव भी कहा जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि टू शो हिज अप्रिशिएशन द किंग अपॉइंटेड हिम चीफ ऑफ अ रिमोट विलेज मतलब अपनी प्रशंसा को दिखाने के लिए, उसको शो करने के लिए, दिखाने के लिए राजा ने उसे, और ये जो हिम है ये मिनिस्टर के लिए यूज़ किया गया, राजा ने उसे एक मतलब दूरवर्ती गांव का मुखिया नियुक्त कर दिया। द ड्यूटी ऑफ द चीफ वॉज टू रिप्रेजेंट द किंग एंड कलेक्ट द किंग्स टैक्सेस फ्रॉम द विलेजर्स। और दोस्तों, रिप्रेजेंट का मतलब होता है प्रतिनिधित्व करना। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का? द ड्यूटी ऑफ द चीफ। और जो ड्यूटी थी मतलब जो काम था, कर्तव्य था, ऑफ द चीफ मुखिया का, वॉज टू वो था टू रिप्रेजेंट प्रतिनिधित्व करना, द किंग राजा का,
एंड कलेक्ट और इकट्ठा करना द किंग्स टैक्सेस, और यहाँ किंग के बाद एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया जिसका मतलब है काके की। और क्या काम था राजा का, जो टैक्स होता है उसको कलेक्ट करना, किंग्स टैक्सेस फ्रॉम द विलेजर्स, गांव वालों से। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, द ड्यूटी ऑफ द चीफ वॉज टू रिप्रेजेंट द किंग एंड कलेक्ट द किंग्स टैक्सेस फ्रॉम द विलेजर्स। और ये जो मतलब जो इस मुखिया का ये काम था कि वो राजा को प्रतिनिधित्व करने का काम था, और एंड कलेक्ट द किंग्स टैक्सेस फ्रॉम द विलेज, और उसका ये काम था कि वो राजा का जो टैक्स है, जो कर है, उसको वो गांव वालों से, इन विलेजर से, मतलब कि जो ग्रामीण लोग हैं उनसे उनको उस कलेक्ट करे। चलिए आगे देखिए। बिफोर लॉन्ग द चीफ वॉज कंप्लीटली एक्सेप्टेड बाय द विलेजर्स। क्या मतलब हुआ इस लाइन का, बिफोर लॉन्ग मतलब बहुत पहले ही, द चीफ वॉज कंप्लीटली एक्सेप्टेड। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर के का प्रयोग किया जाता है और साथ में थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य कहलाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि बिफोर लॉन्ग मतलब बहुत पहले ही, द चीफ वॉज कंप्लीटली एक्सेप्टेड, वो जो चीफ था, मुखिया था, उसे पूरी तरह से, कंप्लीटली का मतलब होता है पूरी तरह से, एडवर्ब है, उसे पूरी तरह से स्वीकार कर लिया गया बाय द विलेजर्स, गांव वालों के द्वारा। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, बहुत पहले ही उस मुखिया को गांव वालों के द्वारा मतलब ग्रामीणों के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। सिंस क्योंकि ही हैड बीन सेंट बाय द किंग। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। जब आप पास्ट परफेक्ट में कोई भी पैसिव वॉइस का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर हैड बीन का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं अपने पास अपनी नोटबुक में कि जब आप पास्ट परफेक्ट में कोई भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर हैड बीन का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये सेंड की थर्ड फॉर्म है सेंट, जिसका मतलब होता है भेजना। तो इसका क्या मतलब हुआ, सीन्स क्योंकि ही हैड बीन सेंट बाय द किंग, क्योंकि उसे राजा के द्वारा भेजा गया था। दे रिस्पेक्टेड हिम हाईली, रिस्पेक्ट मतलब आदर करना, सम्मान करना, दे रिस्पेक्टेड हिम हाईली, और वो उसका बहुत अधिक, हाईली मतलब बहुत ज़्यादा अधिक, और वो उसका बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे। चलिए आगे देखिए। दे केम टू ट्रस्ट हिम एज मच एज इफ ही हैड बीन बॉर्न अमंग दैम। क्या मतलब हुआ, दे केम टू ट्रस्ट हिम मतलब उन लोगों ने उसका इतना सम्मान किया एज मच एज इफ ही हैड बीन बॉर्न अमंग दैम, जैसे कि उसका जो जन्म है वो उन्हीं लोगों के बीच में हुआ था। चलिए आगे देखिए। द क्लेवर चीफ वॉज ऑल्सो वेरी ग्रीडी। और दोस्तों ये भी हमारा सिंपल पास्ट का वाक्य है। जब पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाया जाए जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में और साथ में कोई भी नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाए बिना किसी वर्ब का इस्तेमाल किए, तो इस तरह का जो वाक्य है वो सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है। और ये जो वर्ड है ग्रीडी, ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है लालची। क्या मतलब हुआ, द क्लेवर चीफ वॉज ऑल्सो वेरी ग्रीडी, मतलब ये जो चालाक मुखिया था वॉज ऑल्सो वेरी ग्रीडी, वो बहुत लालची भी था। कलेक्टिंग द किंग्स टैक्सेस वॉज नॉट इनफ रिवॉर्ड फॉर हिम, और रिवॉर्ड का मतलब होता है पुरस्कार या फिर इनाम। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, कलेक्टिंग द किंग्स टैक्सेस मतलब जो राजा का जो कर था, जो टैक्स था, उसको इकट्ठा करना, वॉज नॉट इनफ रिवॉर्ड फॉर हिम, वो मतलब वो उसके लिए एक इकलौता या कह सकते हैं वो उसके लिए काफ़ी या कह सकते हैं उसके लिए वो एक पूरा इनाम नहीं था। तो उस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, कलेक्टिंग द किंग्स टैक्सेस वॉज नॉट इनफ रिवॉर्ड फॉर हिम, मतलब उसके लिए राजा का जो टैक्स इकट्ठा करना था वो एक मतलब उसके लिए यह कह सकते हैं वो उसके लिए एक ना काफ़ी मतलब जो कि एक पूरा नहीं था, वो इस तरह का इनाम था, ना काफ़ी इनाम था। चलिए आगे देखिए। यह कह सकते हैं पर्याप्त इनाम नहीं था। ही befriended a gang of bandits who wanted to rob the villagers of their wealth। क्या मतलब हुआ इस लाइन का, और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, शायद ये आपके लिए एक नया वर्ड हो सकता है। बी फ्रेंड का मतलब होता है दोस्ती करना, और ये सेकंड फॉर्म है बी फ्रेंडेड। तक इस लाइन का क्या मतलब हुआ, ही बी फ्रेंडेड अ गैंग ऑफ बैंडिट्स, और गैंग ऑफ बैंडिट्स का मतलब होता है डाकुओं का समूह, और बैंडिट्स मतलब डाकू लुटेरे। तो उसने क्या करा, ही बी फ्रेंडेड ए गैंग ऑफ बैंडिट्स, उसने लुटेरों के या कह सकते हैं डाकुओं के एक समूह से दोस्ती कर ली,
हु वॉन्टेड टू रॉब द विलेजर्स, और हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है और वॉन्ट मतलब चाहना, और ये पास्ट में वॉन्टेड, हु वॉन्टेड टू रॉब जो लूटना चाहते थे, द विलेजर्स गांव वालों को, ऑफ देयर वेल्थ उनकी मतलब गांव वालों की ग्रामीणों की संपत्ति को लूटना चाहते थे। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, ही बी फ्रेंडेड अ गैंग ऑफ बैंडिट्स हु वॉन्टेड टू रॉब द विलेजर्स ऑफ देयर वेल्थ, मतलब उसने डाकुओं के या कह सकते हैं लुटेरों के एक समूह से दोस्ती कर ली जो गांव वालों के सामान को मतलब उनकी वस्तुओं को, उनके सामान को या कह सकते हैं उनकी संपत्ति को लूटना चाहते थे। ही थॉट उसने सोचा, ऑफ ए प्लान एक योजना के बारे में, टू मेक हिमसेल्फ रिच अपने आप को अमीर बनाने के लिए, बाय हेल्पिंग द बैंडिट्स, बाय हेल्पिंग द बैंडिट्स मतलब लुटेरों की मदद करके। चलिए आगे देखिए, द चीफ सेट टू द रॉबर्स, क्या मतलब हुआ इस लाइन का, द चीफ जो मुखिया था, सेट टू द रॉबर्स उसने लुटेरों से कहा, आई विल टेक ऑल द विलेजर्स टू द फेयर ऑफ द अदर विलेज अक्रॉस द जंगल। और दोस्तों ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है। जब हम किसी भी वाक्य में विल का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के बाद, इस तरह का जो वाक्य है वो फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य कहलाता है। और फ्यूचर इंडेफिनिट के वाक्य में हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और टेक का मतलब ले जाना, आई विल टेक में ले जाऊंगा ऑल द विलेजर्स सभी ग्रामीणों को, टू द फेयर, फेयर मतलब मेला, मेले में, ऑफ द अदर विलेज दूसरे गांव के, अक्रॉस द जंगल जंगल को पार करके। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि आई विल टेक ऑल द विलेजर्स टू द फेयर ऑफ द अदर विलेज अक्रॉस द जंगल, मतलब मैं सभी गांव वालों को मतलब मेले में ले जाऊंगा जो दूसरे गांव में है, अदर विलेज, अक्रॉस द जंगल जंगल के पार। दिस विल बी ईजी फॉर मी ये मेरे लिए आसान होगा, सीन्स क्योंकि, दे ट्रस्ट मी वो मुझ पर यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं, एज वन ऑफ देयर ऑन जैसा मैं उनका अपना खुद का हूँ। चलिए आगे देखिए, आई विल कीप दैम बिजी फॉर द डे, और कीप बिजी मतलब व्यस्त रखना, आई विल कीप दैम बिजी फॉर द डे मतलब उन्हें पूरे दिन मैं उन्हें व्यस्त रखूंगा। वाइल यू इन्वेड मतलब उस दौरान आप हमला करो, इन्वेड मतलब हमला करना या आक्रमण करना, वाइल यू इन्वेड मतलब वाइल यू इन्वेड द विलेज मतलब उस दौरान आप विलेज पर, गांव पर हमला करो, एंड रॉब एवरीथिंग ऑफ वैल्यू और जो भी कीमती सामान है उसे आप लूट लो। चलिए आगे देखिए, आई विल मेक दैम बीट द ड्रम्स ऑन योर वे बैक टू होम, क्या मतलब हुआ। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये फ्यूचर का कॉजिटिव सेंटेंस है। कॉजिटिव का मतलब होता है जब कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कोई क्रिया को करवाए, तो इस तरह का जो वाक्य है वो पॉजिटिव वाक्य कहलाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, आई विल मेक दैम बीट द ड्रम्स मतलब मैं उनसे ढोल बजवाऊंगा, ऑन आवर वे बैक टू द विलेज जब हम वापसी करेंगे गाँव में। कैरी एवरीथिंग अवे मतलब सब कुछ ले जाना, कैरी मतलब ढोना, ले जाना, कैरी एवरीथिंग अवे मतलब सब कुछ ले जाना, ढो के ले जाना। बिफोर आई कम बैक मतलब जब मैं वापस, मेरे वापस आने से पहले, विद दैम उनके साथ। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, कैरी एवरीथिंग अवे बिफोर आई कम बैक विद दैम मतलब मेरे वापस आने से पहले सब कुछ ले जाना। इन रिटर्न बदले में, यू मस्ट गिव मी हाफ ऑफ ऑल द लूट और इन रिटर्न मतलब बदले में, यू मस्ट गिव मी हाफ ऑफ ऑल द लूट। और मस्ट का मतलब होता है अवश्य, मतलब आपको अवश्य ही मुझे जो लूट का जो आधा सामान है, जो लूट का जो आधे मतलब जो आधा है वो मुझे देना होगा। चलिए आगे देखिए, द बैंडिट्स अग्रीड एंड अ डे वॉज सेट और अग्री का मतलब होता है सहमत होना, राजी होना। द बैंडिट्स अग्रीड जो बैंडिट्स से डाकू थे, लुटेरे थे, वो राजी हो गए। एंड अ डे वॉज सेट और एक दिन को चुन लिया गया। चलिए आगे देखिए, वैन द डे अराइव्ड, अराइव मतलब आना, वैन द डे अराइव्ड मतलब जब वो दिन आया। द चीफ असेंबल्ड ऑल द विलेजर्स और असेंबल का मतलब होता है इकट्ठा करना। द चीफ असेंबल्ड ऑल द विलेजर्स मतलब उस मुखिया ने सभी ग्रामीणों को, गांव वालों को इकट्ठा किया। एंड लेट दैम टू द फेयर और ये लीड की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है ले जाना। एंड लेट दैम उन्हें ले गया, टू द फेयर मेले में, ऑफ द अदर विलेज दूसरे गाँव के, अक्रॉस द जंगल जंगल के पार। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जब वो दिन आया उस दिन उसने सभी ग्रामीणों को, उस चीफ ने, मुखिया ने सभी ग्रामीणों को इकट्ठा किया और उन्हें दूसरे गांव के मेले में ले गया जो कि जंगल के पार था। चलिए आगे देखिए, जो कह सकते हैं जंगल के दूसरी तरफ था। अकॉर्डिंग टू द प्लान योजना के अनुसार, द बैंडिट्स एंटर्ड द अनप्रोटेक्टेड विलेज और एंटर का मतलब होता है किसी जगह पर प्रवेश करना। और दोस्तों अनप्रोटेक्टेड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है आरक्षित, मतलब कि ऐसी जगह जिसकी कोई रक्षा ना हो। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, अकॉर्डिंग टू द प्लान योजना के अनुसार, द बैंडिट्स एंटर्ड द अनप्रोटेक्टेड विलेज वो जो बैंडिट्स थे, जो लुटेरे थे, उन्होंने उस अनप्रोटेक्टेड में मतलब जहाँ पर कोई भी रक्षा नहीं थी, सुरक्षा नहीं थी, उस गाँव में उन्होंने प्रवेश किया।
तो दोस्तों ये कहानी थोड़ी लंबी है और मैं सोचता हूँ ये जो कहानी इसको आज हम यहीं रोकते हैं, और जो इसका जो अगला पार्ट है उस सेकंड पार्ट में इस कहानी को पूरा कवर किया जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का तरीका भी अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर भी करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपका कोई सुझाव हो। और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यदि आप इस कहानी का सेकंड पार्ट भी सुनना चाहें। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।